हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान आप सबके बीच फिज़िक्स लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वर्क पावर एनर्जी से ही है। और आज फाइंड करेंगे कि वर्क जो है प्रेशर से किस रूप में हम लोग देखते हैं, यानी वर्क डन बाय द प्रेशर पे बात करेंगे आज। उसके बाद हम लोग आज पावर की भी बात करेंगे, यानी जो वर्क हम लोग करते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और वो अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क होगा, और वर्क अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स के है तो मैक्सिमम वर्क होगा। और ये जो वर्क है उसका रेट अगर पता करना है कि कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट होता है तो इसे हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, अलग अलग डिवाइसेस का, अलग अलग मशीन का डिफरेंट होता है। एरोप्लेन की बात करेंगे तो उसका जो इंजन का पावर है वो बहुत ही हाई होगा। अगर हम लोग अपनी बात करेंगे तो नॉर्मल मशीन से जो बाइक में है या कार में है या फिर और भी जो मशीन है जो ऑपरेट हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं उसको ऑपरेट, उससे जो पावर हम लोगों का है उसका जो रेट है वर्क करने का वो कम होगा। तो पावर को भी हम लोग यहाँ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय द प्रेशर। प्रेशर जनरली जो है अगर हम लोग देखें तो फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, और हम फोर्स बाय एरिया को यूज़ करके जो वर्क होगा किसी भी गैस के द्वारा, किसी भी सिस्टम के द्वारा, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज़ कर लो कि F जो है वो फोर्स है, और ये जो फोर्स है वो इस पिस्टन, इसको हम लोग पिस्टन कह रहे हैं जो इधर लिखा हुआ है। तो ये पिस्टन के ऊपर गैस से, क्योंकि सिलेंडर है और सिलेंडर में अगर गैस भरा हुआ है तो गैस जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा क्या होता है, मूव करता है। काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई होता है, रैंडमली मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हम उसे किसी सिलेंडर में रखे हैं पैक करके, तो वो भी वाल के ऊपर, सिलेंडर के वाल के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक पिस्टन लिया है, और उस पिस्टन जो मूवेबल है गैस से, या गैस का जो प्रेशर है उससे ये पिस्टन मूव कर रहा है अप और डाउन। ये मशीन में भी इसी तरह वर्क करता है। जितने सारे इंजन हैं वो पिस्टन से ही वर्क होता है। तो हम यहाँ एक सिस्टम लगाए हैं जिसमें एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में गैस भरा हुआ, और ये गैस की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हाई होता है। तो उस के काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा पूरे सिलेंडर के वाल के ऊपर, और उसमें से एक पिस्टन जो एरिया है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और उस प्रेशर के एक्सर्ट करने से ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। तो अगर हम पिस्टन को देख रहे हैं कि ये प्रेशर से मूव कर रहा है और वो उसका डिस्प्लेसमेंट dx है, तो प्रेशर से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, उससे क्या होगा, वर्क होगा। तो गैस जो सिस्टम हम लोग कर रहे हैं उससे जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर से जो वर्क होगा उसी को आज हम लोग समझना चाह रहे हैं और उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेशर देख रहे हैं यहाँ पर कि एक फोर्स है जो गैस से पिस्टन के ऊपर लग रहा है, फिगर में देख रहे हैं आप, और वो प्रेशर जो पिस्टन पर लग रहा है गैस से, वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। यानी इस गैस से इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो फोर्स बाय एरिया काम कर रहा है, और उसके ऊपर फोर्स जो अगर काउंट करेंगे तो PA, यानी प्रेशर इनटू एरिया। तो इस तरह से पिस्टन पे प्रेशर फोर्स बाय एरिया, और उसके ऊपर फोर्स F इज इक्वल टू PA। तो अब जब फोर्स यहाँ पर हम लोग PA के रूप में निकाला है, जहाँ पर P प्रेशर है और A जो है उसका एरिया है, तो हम यहाँ पर वर्क को भी देखेंगे इस प्रेशर से। तो वर्क जो होगा यहाँ पे प्रेशर का, जो प्रेशर से वर्क होगा उसको अब यहाँ पर देखते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट dx है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क को भी स्मॉल कह दें, वो dw के रूप में है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो है आपका F, अभी हम लोगों ने PA लिखा था, तो फोर्स इज इक्वल टू PA और इंटू dx। ये थिकनेस भी है उस का डिस्प्लेसमेंट भी है, ये जो पिस्टन मूव कर रहा है, यानी जितना मूव कर रहा है उसका ये लेंथ है dx। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये एरिया इंटू जो थिकनेस है या जो डिस्प्लेस कर रहा है वो यहाँ वॉल्यूम देगा। तो A इंटू dx इज इक्वल टू, क्योंकि क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वो यहाँ पर dv के रूप में लिख रहे हैं, तो dv इज इक्वल टू A dx। dv क्या है, वॉल्यूम है, और जब यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है dx के रूप में, तो इसका वॉल्यूम भी जो वॉल्यूम जो चेंज करेगा वो dv के रूप में, और वो a dx के दिख रहा है आपको a dx की तरह। तो a dx के रूप में dv है यहाँ पर, और यही जो वर्क है dw, इसी को हम p dv लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय द प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम जो है वो चेंज जो कर रहा है उसकी वजह से आपको जो प्रेशर से वर्क करना होगा वो dw है, और वो dw इज इक्वल टू pdv। अब है कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये v1 यहाँ पर था, अभी पिस्टन यहाँ पर है, तो इसका वॉल्यूम v1 है, और जब ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया dx डिस्प्लेसमेंट, तो उसका वॉल्यूम v2 है। तो चेंज जो किया वॉल्यूम, अगर हम उसको dw इज इक्वल टू कहें, p यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज कर रहा है उसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1। वॉल्यूम जो है उसका यूनिट अगर देखेंगे v का, तो वो होता है यूनिट मीटर क्यूब। CGS में जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का दूसरा यूनिट भी है और वो है लीटर। 1 लीटर जो होता है स्टूडेंट, ये बात याद रखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जब लीटर में दिया हो और आपको SI में बदलना हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय द प्रेशर जो है हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया। अगर ये चेंज कर रहा है, अगर ये जो चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो हम इसको dw को और करके लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, तो वो p dv। वॉल्यूम है यहाँ पर v1 और कहाँ तक जा रहा है v2। तो प्रेशर से जो वर्क होगा वो यहाँ पर, अगर यहाँ प्रेशर चेंज कर रहा है तो वो प्रेशर जब चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो इस प्रेशर से जो चेंज कर रहा है या वॉल्यूम चेंज कर रहा है या दोनों चेंज कर रहा है, इससे जो वर्क है वो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना होगा। और यानी यहाँ से ये पता चलता है कि प्रेशर वेरी कर रहा है, और प्रेशर के वेरी करने से जो वर्क होगा उस प्रेशर से ही, तो वो dw इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप जान चुके कि वर्क जो है प्रेशर से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर p dv के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे आज हम लोग बात करते हैं पावर की। प्रेशर से जो वर्क है वो हम लोगों ने आज देखा है। इससे पहले वाले क्लास में हमने बात किया था कि फोर्स जो है वो डिफरेंट रूप में है, और उस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो अलग अलग इक्वेट हो रहा था, अलग अलग इक्वेशन के रूप में आ रहा था। लेकिन वर्क जो जनरली है यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, वो Fs cos थीटा के रूप में ही है, और यही Fs cos थीटा हर इक्वेशन में जहाँ भी वर्क निकालेंगे वो यहाँ यूज़ होगा। क्लियर है? तो इस तरह से प्रेशर जो है वो बना है किससे, फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो यहाँ जो फोर्स है, और वो फोर्स की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट है dx, उसका जो वर्क होगा, यानी उसको डिस्प्लेस करने में जो वर्क होगा वो यहाँ पर वॉल्यूम के रूप में अगर देखेंगे तो वो p dv के रूप में है। इसी पे एक क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस को भी दिया हुआ है, चेंज कर रहा है फ्रॉम 2.5 लीटर
टू 3.5 लीटर बाई ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, तो कहीं कहीं पास्कल भी लिखा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्क डन। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। अब अभी हमने बताया कि उसका जो फार्मूला है वो है PdV या P डेल्टा V भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो चेंज कर रहा है वो डेल्टा V के रूप में भी है। तो अब जो चेंज कर रहा है उसको अगर हम देखें तो V1 है यहाँ पे 2.5 लीटर, V2 जो है यहाँ पे है 3.5 लीटर, और अब हम जो प्रेशर की बात करेंगे तो वो प्रेशर यहाँ दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर से जो वर्क होगा उसके लिए जो फार्मूला है dW इज इक्वल टू, आप PdV कह रहे हैं या डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। इसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो P जो है वो आपका 100 है, और जो चेंज कर रहा है वो यहाँ पर 3.5 से 2.5 स्टूडेंट 1 हो जाएगा और 1 जो है वो लीटर में है। आपको यहाँ पर जो प्रेशर दिख रहा है वो SI यूनिट में है, तो वॉल्यूम जो लीटर में है वो SI नहीं है, इसलिए आप उस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। और 1 लीटर जो चेंज कर रहा है 2.5 लीटर से 3.5 लीटर जाने का मतलब हुआ कि 1 लीटर का यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, और 1 लीटर में है ये, इसको वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में बदलेंगे तो अभी बताया था कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर जो आपको मिलेगा वो 0.1 है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो इसीलिए प्रेशर से जो वर्क होगा यहाँ पे 0.1 जूल होगा। कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि 10⁻⁻ यहाँ पर 2 है और यहाँ 10⁻³ है, तो बचा कितना 10⁻⁻1। इसी 10⁻⁻1 को 0.1 लिख सकते हैं, या आप उसी को इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो वर्क डन बाय द प्रेशर समझ गए होंगे, और भी इस पे क्वेश्चंस होगा उसको आप ट्राई करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं आज पावर की, क्योंकि वर्क जो है हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे जो है रूप में अलग अलग तरीके से इसको समझा है। वर्क से हम लोग एनर्जी, वर्क से आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको फाइंड आउट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है उसको आप पता करते हैं। तो वर्क जो है, आप अगर मान लिया जाए कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की एनर्जी पता करना है कि कितना ये स्टोर किया है, तो उसके लिए वर्क जो है सेल और बैटरी जो उसमें लगा है उसके अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है वही वर्क उस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो बताएगा। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसका भी पता करना है तो वर्क से पता चलेगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है तो कितना चेंज हो रहा है उसका भी पता वर्क से होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज कर रहा है तो वहाँ पर भी वर्क ही आएगा। लेकिन ये एनर्जी जो अलग अलग रूप में है तो अलग अलग तरीके से वर्क का फॉर्मूला भी आएगा। तो हम लोग पहले आज पावर देखते हैं और एनर्जी में फिर हम लोग वर्क को एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे, यानी फाइंड तो करना है वर्क से ही एनर्जी के मैग्नीट्यूड को, तो उसके मैग्नीट्यूड को जानना है किसका, एनर्जी का। तो उस एनर्जी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए वर्क ही फाइंड आउट करना है, और वर्क जो फाइंड आउट होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उससे हम लोग वर्क को काउंट करते हैं, और ये जो वर्क हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, इसका पता उसमें जो एनर्जी स्टोर है पता चलता है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय बॉडी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क का अलग अलग हमने आपको बताया रूप है कि फ्रिक्शन अगर है सरफेस का तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क होगा उसके रूप अलग है, यानी उसका इक्वेशन अलग है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो उस बॉडी में
एनर्जी है उस बॉडी के अंदर, उसी एनर्जी को तो आप काउंट कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वो फार्मूला भी डिफरेंट दिखता है। लेकिन वर्क जो होगा किसी भी तरह से अगर फाइंड आउट करें तो वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से ही अलग अलग रूप में काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एनर्जी को पढ़े उससे पहले ये जो है पावर को देखते हैं। वर्क के बारे में डिस्कस किया है, अब अगला जो है वो है पावर। पावर क्या बताता है? वर्क के रेट को बताता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, यानी फोर्स लगाएंगे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, टेबल के ऊपर मान लिया फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो कितने टाइम में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी फोर्स लगने पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में, तो ये रेट ऑफ वर्क को मेजर करता है, और जो रेट ऑफ वर्क को मेजर कर रहा है उसी को पावर कहते हैं। यानी आपके अंदर का जो पावर है उसका पता रेट ऑफ वर्क से चलेगा, सिर्फ वर्क से नहीं चलेगा। कोई भी आदमी अगर है और वो यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर दोनों चला गया तो दोनों का वर्क क्या हुआ? सेम हो गया। लेकिन दोनों का पावर अगर मेजर करना है तो देखना होगा कि कौन पहले वो 2 किलोमीटर कवर करता है, तो पहले या बाद में जो कवर कर रहा है, इसका मतलब उस वर्क के रेट को आप मेजर कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो पावर कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पहले भी आप पढ़े होंगे ये, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क को W से और टाइम जो है उसका रेट बता रहा है तो T से डिवाइड करेंगे, तो वर्क बाय टाइम जो है वो पावर है। ठीक है, और वर्क के लिए आप मान लिया जाए एक ब्लॉक है और इसका मास m है, इसको आप फोर्स F लगा रहे हैं, और ये जो है डिस्प्लेस हो रहा है s, थीटा उसके बीच का एंगल है। तो वर्क के लिए हमने पढ़ा क्या कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, और इसमें जो टाइम है आपका वो t है। s बाई टी आप पढ़े होंगे, v होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम की बात करें तो वो उसका वेलोसिटी बताएगा। तो यहाँ पर s बाई टी जो है वो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के रूप में हम इस पावर को लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। इसको दूसरे रूप में अगर स्टूडेंट देखेंगे तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है ये, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क यहाँ पर स्केलर है। और यहाँ पर भी हम डॉट प्रोडक्ट ही देख रहे हैं पावर में, तो पावर भी क्या है? स्केलर है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर होता है। तो यहाँ पर अब एक बार फिर से देख लें कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस है, और पावर इज इक्वल टू जो है आपका क्या है? इसको डी डब्ल्यू कर दें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डी एस के रूप में लिखा है, तो डी डब्ल्यू बाई टी क्योंकि रेट है, तो यहाँ पर एफ डी एस और बाई टाइम है टी। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो चेंज कर रहा है यानी बॉडी का पोजीशन जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। तो एफ डी वी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डी पी है तो डी पी का मतलब अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसका पावर भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। तो पावर ऑफ इंजन को मेजर करना है, पावर ऑफ किसी बॉडी को मेजर करना है, हम लोग अपने पावर की मेजर करना है, तो वर्क बाय टाइम से ही क्या होगा? मेजर होगा। तो वर्क कर तो रहा है सब कोई, लेकिन वो टाइम काउंट होगा कि कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो मैथमेटिक्स में इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलता है कि वर्क जो है कोई 4 आदमी 3 दिन में करता है, तो 2 आदमी जो है वो कितने दिनों में करता है। तो भाई पावर को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, उसी तरह से अब जो पावर आया, पहले ये सब समझ लीजिए। तो पावर इज इक्वल टू क्या लिखे? एफ वी कॉस थीटा, या यहाँ पर एफ डॉट वी। ठीक है, वहाँ पर जो चेंज कर रहा था अगर स्मॉल, तो वो पावर डी पी इज इक्वल टू एफ डॉट डी वी था। यहाँ जो मैग्नीट्यूड पावर का है एफ डॉट वी के रूप में है, यानी कि पावर जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा
V और F के बीच का एंगल क्या हो 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स आप लगा रहे हैं और उसका जो वेलोसिटी है वो भी सेम डायरेक्शन में है। यानी फोर्स की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का तो पावर जो होगा उस मैन का या उस ऑब्जेक्ट का जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसका जो पावर होगा वो P = FV, और ये जो पावर है वो है यहाँ पर मैक्सिमम। तो पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो P जो है वो FV के रूप में है। डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट ये, तो इसलिए हम इसको स्केलर कह सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको समझना है। ये स्केलर है, इसका SI यूनिट देखिए वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क का जूल है और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। तो SI यूनिट जो है वो वाट है, ठीक है। वाट जो है वो है, अगर हम लोग यहाँ पर मशीन वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पावर का यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो ये 1 HP बराबर, हॉर्स पावर को HP लिख रहे थे, और 1 HP जो है पढ़े होंगे आप 746 वाट के इक्वल है। 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वर्क जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। वर्क जो फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे वर्क आपका उतना अधिक काउंट होगा। लेकिन पावर जो है वो फंक्शन है वेलोसिटी का। कितना डिस्प्लेसमेंट है उससे पावर को मतलब नहीं है, कितना जल्दी वो उस डिस्प्लेसमेंट को यानी उस डिस्टेंस को कवर करता है वो पावर रिप्रेजेंट होता है। तो पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, और वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो पावर इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन है किसका, यानी F जो है वो फंक्शन है और ये वेलोसिटी का। पावर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर और वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर फोर्स जो है दोनों केसेस में क्या है, सेम है। अगर ऐसे समझा जाए तो देखिए, इसको और थोड़ा इधर बनाते हैं। फोर्स आप इस पे F लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट S है, ब्लॉक का मास M, दूसरा मास वही है, फोर्स आप वही लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट वही है। इसका मतलब दोनों केस में वर्क जो है सेम हो रहा है। लेकिन अगर इसमें टाइम t लग रहा है और इसमें टाइम t डैश लग रहा है और t डैश जो है वो लेस देन है t, यानी कम टाइम लग रहा है इसको कवर करने में, दोनों पे फोर्स वही डिस्प्लेसमेंट वही, लेकिन टाइम जो है इसको डिस्प्लेस होने में कवर करने में ये डिस्टेंस वहाँ कम लग रहा है। यानी t डैश अगर लेस देन है तो यहाँ कहेंगे कि इसका जो पावर है वो इससे अधिक है, क्योंकि टाइम अगर काउंट करिएगा, वर्क को अगर टाइम से रिलेट करिएगा तो फिर वो पावर के रूप में मेजर होगा। और यहाँ पर जो पावर है p डैश वो अधिक है किससे, P से। यानी यहाँ पर जो पावर है वो P है और इसके ऊपर जो लगा रहे हैं आप फोर्स तो वो आपका पावर P डैश है। यहाँ इस S को कवर करने में पावर जो है वो P डैश के रूप में है और इसको S डैश कवर करने में जो पावर है वो P है। यहाँ टाइम जो दिखा रहे हैं वो T डैश लेस देन है, यानी दूसरे वाले में पावर अधिक होगा क्योंकि टाइम वहाँ पे कम लग रहा है उसी डिस्टेंस को जाने में, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग पैदल चले, ठीक है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और एक बाइक वाला चलता है तो वो डिस्प्लेसमेंट वही कवर कर रहा है लेकिन वो पहले पहुंचता है। इसका मतलब है कि उस बाइक के इंजन का पावर, हम अपने इंजन की बात करें तो वो उससे अधिक है। तो पावर इज मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय फोर्स पर यूनिट टाइम।
पर यूनिट टाइम में जो वर्क हो रहा है वो काउंट होता है पावर। तो पावर के लिए आपको पहला केस बताए। दूसरा अगर कहें कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 बात कर चुके हैं, 90 है। अगर थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगा इधर रहे हैं आप और ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, या ऐसा करो कि फोर्स इधर लगा रहे क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है और ये इधर चल रहा है। तो वेलोसिटी और फोर्स की बात करेंगे तो पावर देगा FV cos थीटा के रूप में। और देख क्या रहे हैं कि दोनों के बीच 90 डिग्री है और cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर जो पावर आपको लगाना है वो 0। तो पावर आपको कुछ भी यहाँ नहीं लगाना है और वो बॉडी मोशन में है v वेलोसिटी के साथ। तो ज़्यादातर कोशिश यही किया जाता है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपका पावर जो है वो 0 होगा। पावर 0 होने का मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ वर्क है वो 0 है और रेट ऑफ वर्क 0 है, तो आपको कोई एनर्जी जो है वो आपको खर्च यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी एग्जाम्पल को अगर इस तरह समझे जाए तो देखेंगे क्या कि सभी हेवनली बॉडीज़ ऑल जो भी है इस यूनिवर्स में वो रिवॉल्व कर रहा है एक दूसरे के चारों तरफ, चारों ओर जो है वो मूव करता है। उसमें से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है। तो ये जो घूम रहा है सन के चारों ओर कुछ डिस्टेंस पर है ये प्लैनेट और ये इसको अर्थ कह रहे हैं। देखते क्या है कि ये जो दोनों फोर्स लगा रहा है ये अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन इसके लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसी डायरेक्शन में है। यानी ये सन के ऊपर अर्थ लगा रहा है वो अपनी तरफ खींच रहा है और सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोशन में है अर्थ, ठीक है, वो हमेशा टेंजेंशियली मूव कर रहा है इस अर्थ के सर्कुलर पाथ पे। ये अर्थ घूम रहा है टेंजेंशियली डायरेक्टेड, यानी कि जो अर्थ मूव करेगा वो टेंजेंशियली होता है उस सर्कुलर पाथ पे और उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होता है जो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो देख क्या रहे हैं अब कि पावर जो है यहाँ पे वो FV cos 90 है और cos 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अर्थ को घूमने में कोई भी पावर नहीं लग रहा है। अगर ये अर्थ उस सन के चारों ओर अगर घूम रहा है और वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर जब कोई बॉडी मूव करता है फोर्स के तो उसके ऊपर पावर 0 है। और पावर 0 का मतलब ये हुआ कि उस पे जो वर्क होगा वो भी 0 होगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ा कि P इज इक्वल टू W/T। तो W इज इक्वल टू क्या है PT, ठीक है। फॉर ए स्मॉल टाइम के लिए अगर ले स्मॉल टाइम dt के लिए ले लेंगे तो dW इज इक्वल टू PDT होगा। तो जब पावर को यहाँ 0 कह रहे हैं तो W भी जो है स्मॉल है, यहाँ पे अगर स्मॉल टाइम के लिए भी अगर हम लोग वर्क देखेंगे तो वो भी क्या है 0 है। तो बात ये हुआ कि जब वर्क 0 है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो भी 0 है। तो वर्क अगर 0 हो रहा है तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर अर्थ या कोई भी प्लैनेट वो अपने कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब ये रिलेशन आगे हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो। लेकिन अभी हम लोग बात करें कि जब 90 डिग्री पर कोई पार्टिकल फोर्स के घूम रहा हो तो उस पर कोई भी फोर्स उस पर कोई वर्क नहीं होगा, उसका जो पावर है वो भी 0 होगा। तो जो लॉस ऑफ पावर है वो एकदम नहीं के बराबर है और वो नेग्लिजिबल है जिसे हम लोग 0 कह रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इसी इक्वेशन में अगर देखें कि dW को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं PDT तो क्या होता है कि P अगर यहाँ पर पावर है और पावर जो है वेरिएबल है, वेरिएबल पावर है तो वेरी कर रहा है अगर
तो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो मान लिया T1 से T2 तक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्क होगा पावर के जो कांस्टेंट होने पर टाइम जो लग रहा है उससे भी हम यहाँ वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये जो मिटा दिया है इसको आप P/dt, अगर हम ये P/dt जो लिख रहे थे ये एरिया ऑफ स्लोप देगा, इसको W लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दिया तो P/dt कहाँ से कहाँ तक, तो T1 से T2, यानी एक स्लोप बनाया जाए और दिखाया जाए कि ये T है और यहाँ पर ये P है, तो ये जो स्लोप होगा ये वर्क का होगा। ठीक है, तो एरिया जो होगा यहाँ से आप मान लिया ड्रॉ कर देते हैं, तो एरिया ऑफ PT ग्राफ जो होगा, P का मतलब पावर और T का मतलब टाइम, क्या देगा, गिव वर्क। शायद दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ PT ग्राफ से हमें वर्क का मैग्नीट्यूड का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज जो हम लोग बात किए, पावर वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसके पावर का रिलेशन वर्क के साथ है, और वर्क के साथ है लेकिन वो रेट ऑफ वर्क को मेजर करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का या किसी मशीन का, डिवाइसेस का पावर जो काउंट करेंगे तो वो वर्क बाय टाइम से होगा काउंट। अब आगे हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कर लीजिए आप खुद ही, आप ही जो है 20 kg का एक ब्लॉक है और उसको खींच रहे हैं, कितने से, 1000 न्यूटन लगा, ठीक ना, और ये जो है मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो एक ब्लॉक को पुल करेंगे 1000 न्यूटन के साथ और वो ब्लॉक मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप ही खुद जो है आप क्या करें कि एक ब्लॉक ले लें और उसको खींचिए, 100 या 1000 न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, 60 डिग्री पर ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो पावर जो है आपको फाइंड करना है कि आपका पावर क्या है, पावर ऑफ मैन, आदमी है इसलिए मैन लगा दिया, 1000 न्यूटन लगा रहा है, तो पावर इज इक्वल टू FV cos थीटा। F का वैल्यू है 1000 न्यूटन, वेलोसिटी 5 और cos 60 1/2, तो 500 और इंटू 5 2500 हो गया जूल। तो इस तरह से, सॉरी 2500 वाट, जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, यानी हर एक सेकेंड में 2500 जूल जो है वो वर्क करता है, या उसकी एनर्जी जो है 2500 पर सेकेंड कंज्यूम होता है, खर्च होता है इसको खींचने में। इस ब्लॉक को खींचने में 2500 जूल पर सेकेंड को ही ना वाट कह रहे हैं, तो 2500 जो है वो जूल हर एक सेकेंड में आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये 20 kg का जो ब्लॉक है उसको खींचने में, और उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 5 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब आप इसको मान लिया 5 kg का है, पुल करते हैं, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड से, इसको 20 ही रखिए, जो वहाँ पे था वही 20 kg का ब्लॉक है, और इस 20 kg के ब्लॉक को ऊपर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ले जाते हैं। तो फाइंड करिए पावर, कौन ले जाता है, मान लो आदमी ही है, तो इसका अब जो है पावर ऑफ मैन निकालें, क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ जो फोर्स है वो नीचे की ओर आ रहा है, और उसके लिए जो फार्मूला है आपने पढ़ा होगा कि ये मास अगर m है तो ये mg साइन थीटा है। इससे पहले वाले भी लेक्चर्स में इस तरह का क्वेश्चन आया था, जो हमने बताया कि ये mg साइन थीटा होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और कम से कम इतना ही फोर्स लगा के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू होता है FV। अब सेम डायरेक्शन में है इसलिए एफ भी कॉस अगर आप लगा ही दीजिए कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर
ज़ीरो है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो ब्लॉक का है वो भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा ज़ीरो हो गया, और थीटा ज़ीरो हो गया तो पावर इज इक्वल टू एफ वी। ये जो फोर्स है वही यहाँ पर एम जी साइन थीटा के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा इंटू वी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एम जी साइन थीटा, और ये जो वेलोसिटी है इसकी वी, ये वी ही एक के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग पुट कर देते हैं कि इसका मास कितना है 20, जी का वैल्यू यार 10 ले लो, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और वेलोसिटी जो है वो 5 है। बस इसको आप हल करेंगे तो इसका पावर जो है पता चलेगा कितना आया। आप देख लो 200 यहाँ पे 20 इंटू 10 साइन 30 1/2, और सब मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए 200 इंटू 5 और बाई 2, तो ये 100 इंटू 5 500 वाट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप हल करेंगे। ठीक है, एक बॉल है और उसको आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, कितना मीटर जाता है ये देखते हैं। फेंकिए एक बॉल, फेंक दिया, बिल्कुल यही आप हैं, और इस बॉल को आप फेंका कितने ऊंचाई तक, मान लो 20 मीटर तक। बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम है, तो 20 मीटर तक आपने इसको फेंका है। फाइंड करिए वर्क, पहली बात, और दूसरा पावर। तो स्टूडेंट वर्क जो यहाँ पर होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं आप, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर खींच रहा है वो mg, लेकिन आप भी तो फोर्स लगाए होंगे, तो वही फोर्स आप लगाए हैं जो अर्थ खींच रहा है, तो उसके साथ वो ऊपर जाता है, यानी mg फोर्स के साथ जो है ये 20 मीटर कवर करता है। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिख जाएगा वो एफ की जगह पर क्या लिखेगा mg, और s जो है वो यहाँ पर 20 है, तो s के ही रूप में लिख देते हैं। m अब जो है वो पुट कर लीजिए, 200 ग्राम है स्टूडेंट, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये किलोग्राम में चेंज कर जाए, क्योंकि SI यूनिट में लाना है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। जी का वैल्यू 10, और डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर जो हाइट गया है वो है आपका 20। तीनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आया 400 जूल। तो 20 मीटर हाइट तक किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे आप जिसका मास 200 ग्राम है, तो आपको वर्क करना होगा 400 जूल। अब पूछ रहा है कि पावर, यानी ये जो वर्क आपने किया 400 जूल वो कितने टाइम में, यानी पर सेकंड जो है वो 400 जूल जो है आपको यहाँ पर देखना है। तो देखना क्या है कि जब ये हाइट 20 मीटर कवर करता है तो 20 मीटर हाइट कवर करने में टाइम क्या लगा, क्योंकि पावर जब निकालेंगे तो ये वर्क बाय टाइम से फाइंड आउट होगा। तो वर्क तो 400 जूल है लेकिन टाइम नहीं है यहाँ पर, तो ये 20 मीटर का हाइट को कवर करने में जो टाइम लगेगा, आप इस फार्मूला को पढ़े होंगे 2h/g, पढ़े हैं बिल्कुल। तो 2 और h का मतलब 20, g का वैल्यू हमने 10 लिया, अंडर रूट में है ये, तो 10 से ये कैंसिल, आ रहा है कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट टाइम जो आया वो 2 सेकेंड आया, और अब हम उसके पावर को फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T, और W यहाँ पर आया था 400, और टाइम जो आ रहा है वो 200 आया जूल पर सेकेंड, या इसी को वाट कहते हैं। यानी हर एक सेकेंड में आपको उस बॉल को 200 ग्राम का जो मास है उस बॉल को ऊपर 20 मीटर फेंकने में 200 जूल वर्क करना पड़ेगा, और उसका वाट जो है अगर वो देखें तो 200 वाट, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट भी है, जूल पर सेकंड भी है। तो जूल पर सेकंड इसलिए लिख रहे थे क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको हर एक सेकंड में कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना जूल एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। तो 200 ग्राम का एक बॉल को 20 मीटर ऊपर फेंकने में आपको 400 जूल का एनर्जी अपने अंदर का खर्च करना पड़ेगा, और इसलिए खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें पावर लगा रहे हैं, और वो पावर 200 वाट का
है, यानी आपके अंदर जो पावर है वो 200 वाट है अगर ये बॉल 200 ग्राम को 20 मीटर हाइट तक पहुंचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए ये जो लेक्चर है यहीं तक, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। आप शायद पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर्स को देख रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो को बना कर लाते हैं। और कभी कभी ये वीडियो जो है थोड़ा खिंच जाता है, 1 आवर्स के ड्यूरेशन टाइम तक चला जाता है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाएं और आप पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर्स को पढ़ें। वर्क पावर एनर्जी का ये 5वां लेक्चर है जिसमें हमने सारे टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हैं। आगे अब एनर्जी की बात करेंगे। जो एनर्जी है वो जो है पोटेंशियल एनर्जी आप नाम सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी आपने नाम सुना है। इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, ये कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में होता है। तो इन सब पे हम लोग अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो आप ज़रूर देखेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे जो है आप फिज़िक्स को, अपने आप को मजबूत कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपका जो ड्रीम है मेडिकल डॉक्टर बनने का या IITian बनने का या डिफेंस में जाने का, तो ये फिज़िक्स आपको आपके ड्रीम को पूरा करेगा। तो आप सपोर्ट करें, हम आपके लिए नए नए वीडियोस, जो फिज़िक्स का जो चैप्टर है, जो आपके 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम आपको पढ़ा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू आपको गाइड करते रहेंगे। तब तक स्टे होम, सेफ रहें और मास्क जो है ज़रूर लगाकर बाहर निकलें। थैंक यू।